नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के फोंटो जोन में आयोजित कार्यक्रम में 180 प्रशिक्षित नेचर गाइडों को रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रमाण पत्र केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं के कौशल और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म और समुदाय आधारित पर्यटन स्थानीय युवाओं, महिलाओं, होम स्टे संचालकों और छोटे कारोबारियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेचर गाइडों से वन और वन्यजीव संरक्षण के साथ ही पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया है। राजस्व का लाभ सीधे स्थानीय युवाओं, महिलाओं, होम स्टे संचालकों, छोटे व्यापारियों, वाहन चालकों, स्थानीय उत्पाद निर्माताओं और ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। यही हमारी सोच सरकार की है कि प्रकृति का संरक्षण भी हो और प्रकृति से जुड़े लोगों का जीवन समृद्ध भी हो। और जब मैं भी फोंटो जोन में गया था तो मुझे बताया गया कि कई करोड़ों रुपए का व्यवसाय यहाँ के स्थानीय निवासियों ने किया है। सच में यहाँ के स्थानीय निवासी भी आज इस पर्यटन के क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व रूप से जो संख्या में वृद्धि है उसके सहभागी बन रहे हैं, उनकी भी सहभागिता हो रही है। मैं आसपास के क्षेत्र के लोगों को, यहाँ रहने वालों को, यहाँ इस पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हुए अपनी स्वयं सहायता समूह की सभी बहनों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि सच में वो महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बहुत शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। और यही हमारी सरकार की सोच भी है कि प्रकृति का संरक्षण हो और प्रकृति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका जीवन भी समृद्ध हो। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 5 वर्ष का समय पूरा कर रही है तब यह संतोष का विषय है कि इन वर्षों में उत्तराखंड विकास, सुशासन, रोजगार सृजन और जन कल्याण के लिए अनेकों नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो नए अवसर सर्जित हो रहे हैं उनमें इको टूरिज्म, नेचर गाइड जैसी पहलें भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार विकास के साथ साथ स्थानीय युवाओं को अपने गांव में सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। मुख्य सेवक के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवा अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करें, अपने गांव में रहें, अपने माता पिता के पास रहें, अपने परिवार के साथ रहते हुए विकास के सहभागी बने। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमारी सरकार ने पर्यटन को केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे रोजगार, स्वरोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रिवर्स पलायन से जोड़ा है। होम स्टे योजना हो, शीतकालीन पर्यटन हो, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग या आध्यात्मिक पर्यटन, हर क्षेत्र में आज अनेकों अवसर सर्जित किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में 44% रिवर्स पलायन में बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोग अब अपनी पुरानी यादों के नहीं बल्कि नई संभावनाओं के केंद्र बन रहे हैं। अपने अपने परिवारों में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने पैतृक स्थानों पर वापस लौट रहे हैं। आज अनेक युवा इन अपने गांवों में लौटकर नए अवसर रोजगार के सर्जित कर रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। साथियों, हमारा स्पष्ट मानना है कि जब गांव में रोजगार मिलेगा तो पलायन पूरी तरह से रुकेगा, जो बरसों से हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहा है। जब पर्यटन बढ़ेगा तो स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, स्थानीय समुदाय समृद्ध होगा, जब तभी आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना हमारा साकार होगा। साथियों, मैं आज विशेष रूप से सभी हमारे नेचर गाइडों से ये कहना चाहता हूं कि आपका दायित्व केवल पर्यटकों को जंगल तक घुमाने तक सीमित नहीं है बल्कि आप उत्तराखंड की पहचान हैं, हमारे जंगलों के प्रहरी हैं, आप वन्यजीव संरक्षण के सच्चे सहयोगी हैं और आप उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी परंपरा, अतिथि देवो भव की भावना के
ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए आप पर्यटकों को केवल टाइगर नहीं दिखाते हैं, बल्कि उन्हें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि जंगल केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने जंगलों की रक्षा करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, अपने गांवों को समृद्ध बनाएंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और पर्यटन को जन भागीदारी का माध्यम बनाकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी नेचर गाइडों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी आयोजकों को बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर 4-6 लेन परियोजना को लेकर चल रहे पेड़ों के कटाव के मामले को लेकर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों की चिंताओं और सुझावों को मैंने गंभीरता से संज्ञान लिया है। यह परियोजना एनएचएआई की एक अहम संरचना परियोजना है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और सभी आवश्यक वैधानिक पर्यावरणीय स्वीकृतियों समेत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए उत्तराखंड की प्रकृति, जनभावनाएं और प्रदेश का विकास तीनों समान रूप से अहम है। हमारी सरकार संवाद, सहमति और व्यापक जनहित के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। तो ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर पेड़ों की कटाई का यह मामला था, जिस पर ब्रेक लगा दिया गया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी इस दौरान साझा की है। स्थानीय लोगों की चिंताओं और सुझावों का संज्ञान इस दौरान लिया गया है। तो उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान भी लिया। पेड़ों की कटाई का विरोध लगातार हो रहा था, जिसके बाद देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर पेड़ों की कटाई पर ब्रेक लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी इस दौरान साझा की है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, सीएम धामी ने बड़ा फैसला भी लिया है, ऐसे में किस रूप में इस फैसले को देखा जा रहा है और पेड़ों की कटाई पर क्या पूरी तरह से रोक लगा दी गई है या कुछ समय के लिए ही अभी ये रोक लगी है? देखिए विशाल, देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर जिस तरह से 6 लेन परियोजना को लेकर पेड़ों के कटाव चल रहा था, उसको लेकर सीएम धामी ने इस पूरे मामले पर एक पोस्ट भी किया है और इस तौर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोगों की चिंताओं और सुझावों को गंभीरता से उनका संज्ञान लिया जा रहा है और सरकार उनके संज्ञान, उनकी गंभीरता को लेकर के परियोजना एनएचएआई की अहम जो ये परियोजना है, इसको लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देशों और सभी आवश्यक वैधानिक पर्यावरणीय जो स्वीकृतियां थी उनके समेत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्रगति, जनभावना और जो प्रदेश का विकास है, उन तीनों को समान रूप से वो अहम है और उनकी जिम्मेदारी है सरकार की संवाद और सहमति और व्यापक जनहित के आधार पर ही आगे बढ़ा। तो इस पूरे प्रकरण में अभी फिलहाल रोक लगी है, उसमें बातचीत की जाएगी। बातचीत करने के बाद जो है आगे निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार इस जो परियोजना है इसके तहत जो है विकास को किस तरह से गति दी जाए। तो इस पर जो है लगातार अब जो है बातचीत होगी और बातचीत के बाद इसका हल निकलेगा। योगेश, कितने पेड़ इस परियोजना के तहत काटे जाने थे और अभी अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो क्या कुछ अपडेट भी निकल करके सामने आया कि कितने पेड़ कट चुके हैं अभी तक? देखिए 3000 से अधिक पेड़ की कटाई इसमें होनी थी और उसमें अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या इसमें पहुंची, 1000 के करीब जिसमें पेड़ कटाई की और लगभग लगातार जिस तरह से मशीनों के द्वारा पेड़ कटाई हो रही थी, वहां पर विरोध प्रदर्शन स्थानीय लोगों का देखा गया, बच्चे भी इसमें शामिल हुए। सेफ ट्री के जो है लगातार जो है वहां पर नारे दिए गए कि जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन पेड़ों के जीवंत होना बहुत जरूरी है। तो लगातार वहां पर जिस तरह की चीजें हुई और वहां पर जो कुछ लोगों का विरोध रहा वो दर्ज होने के बाद इस पर अब रोक लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि वहां की जो स्वीकृतियां हैं, जो प्रक्रिया, उनका पालन लगातार किया जा रहा है।
लेकिन जिस तरह से जनभावनाएं हैं प्रदेश के विकास और तीनों समान रूप से अहम मानी जा रही है, उसको लेकर सरकार संवाद और सहमति के लिए जो है आगे बढ़ेगी और वहां के लोगों से बातचीत करेगी ताकि इसका हल निकल सके और उम्मीद है सरकार को कि इसका बातचीत से हल निकल सकता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर में जोनसार भाबर के प्रवेश द्वार हरिपुर में यमुना तट पर बन रहा भव्य घाट अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बताया गया कि परियोजना का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बची हुई तकनीकी और स्थानीय बाधाओं को शीघ्र दूर कर घाटों को आमजन के लिए समर्पित किया जाएगा। घाट के शुरू होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। जो घाट बना है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप एमडीडीए ने बनाया है, उसी का एक निरीक्षण और यहाँ के गांव वालों से मिलने के लिए आए थे। तो अभी लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। जो भी फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रधान जी ने और बाकी लोगों ने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, उसको जो सीडीओ साहब भी साथ में थे, जो स्थानीय स्तर का है तो स्थानीय स्तर से उसका समाधान किया जाएगा और जो शासन स्तर का है तो वहाँ पे टिकट के अब हनोल पे काम स्टार्ट हो चुका है। उसमें कुछ परमिशंस आनी है एसआई की, उसको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने के लिए कार्यदायी संस्था को कहा गया है। उसके बाद और भी कार्य में तेजी है, उसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी। बाबर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जब जौनसार वार का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर हरिपुर में घाट बनकर के तैयार है और खुशी की बात है कि आज उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव यहाँ आ रहे हैं। इसी के साथ जब इन घाटों का शिलान्यास होना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल की थी और लोक पंचायत ने भी एक प्रयास किया था कि यहाँ पर एक यमुना की प्रतिमा हो और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए यहाँ के जनमानस ने, लोक पंचायत के सदस्यों ने, तमाम लोगों ने एक प्रयास किया और वो प्रतिमा गुजरात में बनी है और बनकर के तैयार हो चुकी है। प्रतिमा कालसी में पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों के पश्चात हम प्रतिमा स्थापित करेंगे। खुशी की बात है कि यमुना नदी में जो ब्रिटिश कालीन पुल था, उस पुल का एक पिलर है, एक अवशेष है, उस पिलर पर बहुत मजबूत है। उस पिलर पर उस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और निश्चित रूप से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छा विषय होगा और साथ में यहाँ पर स्थानीय स्तर पर घाट बनने से, मूर्ति स्थापित होने से जहाँ लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होगी और लोगों को आर्थिक रूप से भी बड़ा लाभ मिलेगा। और जब कालसी की बात आती है तो कालसी सम्राट अशोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, चूंकि अशोक का शिलालेख है। मैंने तो एक बात और कही है कि कालसी में बड़ी संख्या में गौशाला है जहाँ गाय रहती है और जो हमारी लावारिस गाय हैं, उन गायों के लिए भी कोई गौशाला या बनाए जाए। क्योंकि हम जब कालिंदी की बात करते हैं, जब हम यमुना की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं, हम गो की बात करते हैं, हम घाटों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम बातें होनी चाहिए। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है किस तरह के घाट तैयार किए गए हैं और कब तक इनको स्थानीय लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा? जी विशाल जी, ये हरिपुर कालसी स्थित जो ये घाट है, इसको हरिद्वार और ऋषिकेश की तर्ज पर इसको विकसित किया गया है और 2024 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, जो अब लगभग जो है 90% जो वर्क है इसमें पूरा हो चुका है और इससे क्षेत्र का जो पर्यटन है उसको तो गति मिलेगी ही, साथ में यहाँ के पूरा जो इलाका है हरिपुर से लेके ये जौनसार भाव का चक्राता तक, ये पूरा इलाका आर्थिकी के लिए भी ये जो घाट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के तहत विकासनगर क्षेत्र से प्रकृति संरक्षण की एक प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई। ग्राम पंचायत डुमेट स्थित शाकुंभरी गोसेवा गौशाला परिसर क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, संभागीय वन अधिकारी मयंक शेखर झा, जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर फलदार और छायादार पौधे लगाए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, गो संवर्धन और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली बचाने का सामूहिक संकल्प भी लिया गया है। आपको पंचायत
रेला बेसिकली है ही ये कि हमारे अपने क्षेत्र में जो भी है हरियाली को बढ़ाने का कार्य है। तो इससे जितना हमारा जो उद्देश्य है कि इस पब्लिक को जितना अधिक से अधिक हम उसमें जोड़ सकें, जिससे जो लैंड हमारे कंट्रोल में है उस पर तो वृक्षारोपण हम करते ही हैं, उसके साथ साथ जो लैंड हमारे पोजीशन में नहीं रहती है, किसी की पर्सनल लैंड है या सिविल लैंड है, उसमें भी पौधारोपण होकर उसका ग्रीन कवर बढ़ सके। ये हमारा इस रेला कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। जो अभी आपके द्वारा बोला जा रहा है कि अवैध कटान की बात है, तो देखिए अवैध कटान को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे विधिक नियम कानून बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार की लैंड के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बने हैं, तो उन्हीं कानूनों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाती है। तो अगर ऐसा कोई भी प्रकरण मतलब अगर हमारे संज्ञान में आता है जिसमें कोई अवैध कटान हुआ है, तो उस पर मैं आपको निश्चित ये बता सकता हूँ कि उसमें हम कार्रवाई करते हैं, और अगर ऐसा कोई प्रकरण होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत सफलतापूर्वक ये गौशाला यहाँ संचालित हो रही है। लगभग 450 गोवंश यहाँ पर पालन उनका हो रहा है। और आज हमारे जो जिसके जुरिडिक्शन में ये इलाका हमारा आता है, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी, उसके प्रभागी वनाधिकारी और उनके सहयोगी अधिकारी कर्मचारी बड़ी तादाद में यहाँ पर खुद मौजूद रह करके और बड़े पैमाने पर यहाँ पर पौधारोपण किया गया। और अलग अलग प्रजातियों के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वन विभाग जो किस क्लाइमेटिक जोन में कौन सा पौधा हो सकता है, किस सॉइल कंडीशन में कौन सा पौधा हो सकता है, तो उसके लिए एक प्रकार से विशेषज्ञ है। उधम सिंह नगर पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 22 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कल रात पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो तभी एक स्कूटी सवार पुलिस की चेकिंग के से बचने के हिसाब से भागने लग गया। जब पुलिस के द्वारा उसे पकड़ा गया तो उसकी स्कूटी में एक गांजा बरामद हुआ जो लगभग 22.5 किलो था। अभियुक्त का नाम सुशील कुमार है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह जो ये गांजा है वो रामपुर से लेके आया था और साथ में कोई उसका जीजा है उसे माल देने के लिए जा रहा था। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों समेत 8 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही यूकेडी नेताओं ने तबादले तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ यूकेडी नेता प्रहलाद सिंह मेहता ने किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर तबादले नहीं रोके गए तो पार्टी जनता के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन और उग्र आंदोलन भी शुरू करेगी। नेताओं का कहना है कि एक साथ 8 डॉक्टरों के तबादले से क्षेत्र की व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। रवैया क्या बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है, उनके गृह जनपद होने के बावजूद भी यह हालत हमारे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की। कभी भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था नहीं होती। जैसे थोड़ी व्यवस्था पटरी में आती है तुरंत इसको उतार दिया जाता है। और 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर तो हुआ, उसके सापेक्ष कोई भी डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ रहा उनके स्थान पर। लगता नहीं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको चुना है ये सरकार चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि सरकार को चलाते तो ये जनता के प्रतिनिधि, जनता की पीड़ा उनके पास होती है। ब्यूरोक्रेट का क्या करना है? उन्होंने तो इनके अज्ञानता का लाभ उठाना है ब्यूरोक्रेट से। हमारे नेता जो हैं अनपढ़ गए हैं सब। हमारे अनपढ़ नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है तो ब्यूरोक्रेट से इनके ऊपर हावी हैं, हमारा ये कहना है। अगर ये तुरंत इन्होंने व्यवस्था हमारी यहाँ से डॉक्टर के जिला प्रशासन सोच ले, जिला प्रशासन सोच ले, सरकार सोच ले, और हमारे चिकित्सा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं हमारे सीएमओ जिसको कहते हैं, ये समझ ले हमें इन्हें केवल 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। और यहाँ पर हम बिल्कुल भूख हड़ताल में बैठेंगे, यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी।
जी देखिए, ये अस्पताल सिर्फ लोहाघाट की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पूरी करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बीच में ऐसा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर हुआ था और डॉक्टर राठी के नेतृत्व में हमने काफ़ी अच्छी टीम जमा कर ली थी। और अब से हमें फिर से उसी दिशा में धकेला जा रहा है जहाँ पर इसको रेफर सेंटर बना दिया जाएगा। 8 डॉक्टरों में से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहीं पर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है जहाँ पर ये ऑपरेशन भी कर सकते थे। लेकिन इनके जाने के बाद फिर से हम उसी स्थिति में आ गए हैं जिसका हम जोरदार विरोध करेंगे। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर, देखो यहाँ से ट्रांसफ़र होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बदले में अगर हमें डॉक्टर मिले तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर बिना हमें डॉक्टर मिले हुए अगर इन्हें यहाँ से भेजा गया तो हम इसका जोरदार विरोध। क्या करें, हम लोग तो ऐसी स्थिति में आ गए हैं, असमंजस की स्थिति में, समझ में नहीं आता। एक रात में कुछ होता है, अगली रात में कुछ हो जाता है। हम लोग बड़े खुश हुए थे, हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री मिला। और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की, सबसे ऊपर स्वास्थ्य का नाम आता है, क्योंकि हम शिक्षा गांव से आकर के बाज़ार में भी कभी कोई मजबूरी में कर लेते हैं, बाज़ार के बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि रात को किसी माँ को, किसी बहन को यदि प्रसव का दर्द होता है, वो कहाँ जाए? वो चाहती है कि नज़दीक से नज़दीक किसी भी अस्पताल में मेरा प्रसव हो जाए। आज जब पता लगा कि गायकोनोलॉजिस्ट, आपका छाती रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ और आपका एंथीसिया मतलब विशेष, जो मतलब कि एक अस्पताल के लिए जो महत्वपूर्ण जो होते हैं डॉक्टर, आज उनसे विहीन हमारा अस्पताल होते जा रहा है। 4 और हमारे जो दूसरे प्रभारी हैं उनका भी ट्रांसफ़र सुनने में आ रहा है। तो मैं सरकार से एक बात कहूँगा, यह उचित नहीं है। और हम आज कूदे जरूर हैं, लेकिन हम अंतिम सांस तक धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। हमने सुना था ट्रांसफ़र जब होते हैं जब दूसरे किसी व्यक्ति को यहाँ पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।